एनालिसिस बोलता है कि टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस है, क्योंकि जो प्राइस है वो कभी भी जो पास्ट में जो हो चुका है वो पैटर्न कभी फॉलो नहीं करेगा। बिकॉज प्राइस का क्या होता है, रैंडम वॉक होता है, वो कब क्या चलेगा किसी को नहीं पता है। तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ पे बेस्ड होता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। तो एफिशिएंट हाइपोथेसिस बोलता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज प्राइस में आज के टाइम पे हर एक इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है और वो पास्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। सेकंड हमारा आता है फंडामेंटल एनालिसिस, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई मार्केट में तुरंत अभी कोई न्यूज़ आया, मैनेजमेंट ने कुछ बोला, या फिर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया, कोई न्यूज़ लेटर आया, मतलब अभी अभी मार्केट में ये खबर आई, तो ये खबर जैसे ही मार्केट में आती है वैसे ही उसका प्राइस इनकॉर्पोरेट कर लेता है। सपोज़ कोई अच्छी खबर आई तो आप देखना एकदम से मार्केट में उस शेयर का स्पाइक हो जाएगा, राइज हो जाएगा एकदम से दाम। और वैसे ही कोई खबर अगर कोई ख़राब आती है, कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है, बैड न्यूज़ आ जाती है फॉर द कंपनी, तो मार्केट उस शेयर का दाम को गिरा देता है। तो जो इंसान, एक इंडिविजुअल, कभी भी इन नॉलेज के बेस पे, इन इंफॉर्मेशन के बेस पे कभी भी एक हाई रिटर्न अर्न नहीं कर सकता है। क्लियर? लेकिन एक पॉइंट हम जानते हैं, वो होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या होता है कि जो इनसाइडर्स होते हैं उनको तो कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ट्रेड कर ले और एक अच्छा अमाउंट कमा ले। इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है वो इलीगल मानी जाती है। क्लियर? एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का जो सबसे पुराना फॉर्म था वो क्या था, APT, आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी। आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी हम ऑलरेडी जानते हैं कि APT क्या है, एक मल्टी फैक्टर मॉडल है, और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, और ये पार्टिसिपेंट दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव मैनेजर, और दूसरा होता है आर्बिट्राजर्स। ये वो इंसान होता है जो अगर प्राइसिंग में कहीं पर डिस्क्रिपेंसीज है तो ये उनको मीट करते हैं, और इनको अगर कोई भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर मार्केट अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली रीबैलेंस करके जो इनकम अर्न करते हैं स्किल के थ्रू, उसको हम लोग एक्टिव मैनेजर्स बोलते हैं। क्लियर? तो एफिशिएंट मार्केट में इन दोनों का काम क्या होता था, इन दोनों का काम होता था कि ये एसेट के रिटर्न को जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है उसके पास लेकर जाएं। सपोज़ वैल्यू अभी कम है, शेयर की वैल्यू बहुत कम है मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये लोग क्या करेंगे, उस शेयर की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, ताकि जो रिस्क एंड रिटर्न का जो बैलेंस होना चाहिए वो मेंटेन रहे। क्लियर? ताकि जो वो रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क के प्रोपोर्शनेट में उनको एक रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रिस्क प्रीमियम मिलता रहे। क्लियर? तो इन दोनों को कहीं पर भी अगर ऐसा फील होता है कि मार्केट में इनएफिशिएंसीज है, तो ये लोग ट्रेड करके उस इनएफिशिएंसी को रिमूव कर देते हैं। क्लियर? अब वापस से एक बार हम लोग किस पे आ जाते हैं, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं। ये क्या बोलता है कि अगर हम लोग स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं तो वो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हमारे लिए कॉस्टली होगा और हम वहाँ से एक अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। मतलब जो हमारा मार्केट है, जो हमारा इंडेक्स है, हम उसको कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे। हमारा रिटर्न घूम फिर के वही आएगा जो एक मार्केट का होता है। एक अगर मैं एवरेज इन्वेस्टर की बात करूं जो मार्केट पोर्टफोलियो को होल्ड करता है, मतलब होल्ड करता है, ज़्यादा रीबैलेंसिंग, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता है, ठीक है, तो वो मार्केट को बीट कर सकता है। जो इंसान मार्केट पोर्टफोलियो होल्ड करता है लेकिन ज़्यादा रीबैलेंसिंग का झमेला नहीं रखता है, सिंपली होल्ड करके रखता है, वो मार्केट को बीट कर सकता है। कैसे? वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब लिया बेची में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो लगता है वो उसको सेव करेगा, तो सेव करेगा तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
तो अगर उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो मार्केट रिटर्न को बीट कर देगा। क्लियर? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी बोलता है कि अगर मार्केट में इनएफिशिएंसी है, अगर मार्केट में इनएफिशिएंसी है तो एक्टिव ट्रेडर्स इस इनएफिशिएंसी को एक्सप्लॉइट करके उसको इनएफिशिएंसी को ख़त्म कर देते हैं। CAPM में अगर आपको याद हो तो दो प्रॉब्लम्स थी। पहला वो बोलता था कि इंफॉर्मेशन इज़ प्राइसलेस एंड अवेलेबल फॉर ऑल, मतलब एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। बट ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बोलता है कि नहीं, प्राइस लगता है इंफॉर्मेशन का। सेकेंड, CAPM बोलता था कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, किसी भी तरह का फिनेंसिंग कॉस्ट या एजेंसी कॉस्ट नहीं लगता है, बट एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस उसको इंक्लूड करता है। क्लियर? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये भी बोला है कि जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ जो बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूडेड है, तो उसको आप यूज़ करके आप प्राइसिंग पे एक्टिव मैनेजमेंट करके आप एक लार्ज रिटर्न नहीं कमा सकते। बट ये गलत है। हम लोग ये चीज़ देखे हैं, ये एग्जांपल देखे हैं वॉरेन बफेट, जो कंपनी को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक वो लार्ज रिटर्न कमा सकते हैं। तो यहाँ पर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का एक ड्रॉबैक है। अब एक और टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है, दैट इज़ बिहेवियरल बायस। ठीक है, ये EMH में ही है और ये क्या दिखाता है, ये भी एक तरह से इनएफिशिएंसी दिखाता है। ये हमें क्या दिखाता है, इनएफिशिएंसी दिखाता है। तो इस इनएफिशिएंसी को स्टडी करने के लिए हमने इसको दो अप्रोचेस में डिवाइड किया। एक अप्रोच है रैशनल अप्रोच और एक है बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन अप्रोच। लिख लो, बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन अप्रोच। देखो, अब जब हम लोग बात करते हैं रैशनल अप्रोच की, मतलब इंसान एकदम समझदार है और बुद्धि का यूज़ करता है, तो सबसे पहले तो वो ये बोलता है कि ठीक है, मेरा जो बैड टाइम में जो लॉस हुआ है, अब वो मेरा हाई रिटर्न से मेकअप हो जाएगा। पहला बात तो वो ये बोलता है। और दूसरा बात ये बोलता है, ठीक है, मार्केट गिरा था ना, बट मैंने तो मार्केट में सेल करके चल रहा था, मेरा तो फ़ायदा हो गया। तो इट डिपेंड्स ना कि आपने क्या लेके रखा हुआ है, द हाउ यू हैव इन्वेस्टेड इन द मार्केट। क्या पता मार्केट के गिरने से आपको फ़ायदा ही हो गया। ज़रूरी नहीं है कि बैड टाइम से हमेशा लॉस हो, बैड टाइम से हमें फ़ायदा भी मिल सकता है। तो रैशनल था, एकदम समझदार इंसान था। ठीक है, ये बोलता है कि अगर एक सिचुएशन आती है, ठीक है, सपोज़ इवन अगर बैड न्यूज़ भी आती है, तो वो उसको कैसे देखता है, हाउ ही रिएक्ट। बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, हाउ ही रिएक्ट। क्या वो अंडर रिएक्ट करेगा या ओवर रिएक्ट करेगा किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़ पे, ताकि उसको एक हाई रिटर्न जनरेट हो जाए। ठीक है, लेकिन जो एक परफेक्टली रैशनल इन्वेस्टर होता है, उसको ना ये बिहेवियरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क्या करेगा, अगर उसको कहीं पर भी इनएफिशिएंसी दिख रही है तो वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न कमाने के बारे में सोचेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में ना बैरियर्स होते हैं, बहुत तरह के बैरियर्स होते हैं। जैसे कि आज एक किसी भी शेयर को अगर हमें परचेज़ करना है, ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना अलाउ है। सपोज़ कोई बाहर का इन्वेस्टर और उसको इन्फोसिस के शेयर खरीदने हैं, दिख रहा है कि नहीं अभी इन्फोसिस का दाम बहुत टूटा हुआ है, मैं परचेज़ कर सकता हूँ, लेकिन एज एन एग्जाम्पल पता चला कि FDI कैन ओनली टेक 10%। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बैरियर होता है, तो जिसके वजह से इनएफिशिएंसी जो होता है वो लंबे समय तक मार्केट में परसिस्ट कर जाता है। तो याद रखना एक इम्पॉर्टेंट बात, ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो बायस कौन सा है या फिर अप्रोच कौन सी है। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द इन्वेस्टर एंड वो अपॉर्चुनिटी को कैसे देखता है। क्लियर? हमारा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गया है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चैप्टर के बारे में डिस्कस करके हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है,
जब हम CAPM की बात करते हैं इक्विलिब्रियम मॉडल में, तब कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा जो इनफाइनाइटली रिस्क एवर्स होगा। इनफाइनाइटली रिस्क एवर्स इन्वेस्टर आपको नहीं मिलेगा। आपको इनफाइनाइटली रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर मिल जाएगा, लेकिन रिस्क एवर्स इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो RF होल्ड करके रखते होंगे, कुछ ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो मार्केट पोर्टफोलियो होल्ड करके रखते होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा जो ये बोल सके कि मैं इनफाइनाइटली रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हूँ। अगर रिस्क एवर्स मतलब रिस्क ले ही नहीं सकता ऐसा इन्वेस्टर हूँ। सेकेंड पॉइंट, EMH से हमने क्या सीखा कि जो एक्टिव मैनेजर है, EMH क्या बोलता है, दैट एक्टिव मैनेजर, वर्ड क्या है, कैन नॉट जनरली बीट द मार्केट। यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया गया है, वर्ड यूज़ किया गया है जनरली। मतलब EMH बोलता है कि जनरली एक एक्टिव मैनेजर मार्केट को बीट नहीं कर सकता है, बट फिर बात करेंगे किस केस में बीट कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो ज़्यादा रिस्क लेता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क के बदले उसको ज़्यादा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हो गया। अब एक बार मैं पॉइंट नंबर 1 वापस से बता देता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं CAPM की, CAPM क्या बोलता है कि वो इन्वेस्टर जो रिस्की एसेट और रिस्क फ्री एसेट दोनों होल्ड करता हो। तो अगर मैं रिस्क एवर्स हूँ तो मैं सिर्फ RF होल्ड करूँगा, तो इसका मतलब सिर्फ RF तो CAPM में नहीं आता है। CAPM क्या बोलता है कि तुम रिस्क फ्री प्लस रिस्की एसेट दोनों होल्ड कर रखे हो। क्लियर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा फैक्टर थ्योरी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू रियली लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक इट, कमेंट योर व्यूज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।